मौसी एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले बकुल ने माँ मानसी जी के पैर छुए तो वह भावुक हो उठी। उन्होंने बेटे को आशीर्वाद देते हुए उनकी आंखें भर आई। बाय मॉम। उन्होंने देखा ही नहीं था कि अपनी बाइक से पीछे पीछे नीरज भी बकुल को सी ऑफ करने के लिए आए हैं। वह उन्हें देखकर चौंक पड़ी थी जब उसने नीरज के भी पैर छुए और बोला, सर मॉम का ख्याल रखिएगा। नीरज तुम? वो आश्चर्य से बोली थी। बकुल जा रहा था तो मुझे उसे छोड़ने तो आना ही था। आ जाओ मेरे साथ, गाड़ी में चलना। नहीं, मैं अपनी बाइक से आया हूँ। उनकी निगाहें काफ़ी देर तक बकुल का पीछा करती रही। फिर जब वह अंदर चला गया तो अपने युवा बेटे की सफलता की खुशी के साथ साथ उसके बिछोह का सोच छलछला उठी थी। वह गाड़ी के अंदर गुमसुम होकर बैठ गई। सूरी आंखें से खिड़की के बाहर देखने लगी। वह घर पहुंची तो रूपा से कॉफ़ी कहकर बालकनी में खड़ी हो गई थी। वह अपने में ही खोई हुई सी थी। तभी रूपा बोली, मैडम कॉफ़ी। वह भूल गई थी कि उन्होंने रूपा से कॉफ़ी के लिए कहा था। वह कब उठा ही रही थी कि डोरबेल बज उठी। वह समझ गई थी कि नीरज के सिवा इस समय भला कौन हो सकता है। रूपा, एक कॉफ़ी और बना दो। नीरज, जिसने उनके अकेलेपन में, उनके कठिन समय में कहाँ जाए तो हर कदम पर उसका साथ दिया था, अकेले अकेले कॉफ़ी पी जा रही है। एयरपोर्ट पर आपका उदास चेहरा देखकर अपने को नहीं रोक पाया और बाइक अपने आप इधर को मुड़ गई। आज स्कूल नहीं गए? कहाँ खोई हुई है आप? आज तो संडे है कहकर आदत के अनुसार हो कर हंस पड़ा। आज बकुल गया है तो मन भर आया। चलो, तुम्हारे इतने दिनों की तपस्या सफल हो गई। तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर लायक बन गया। अब कुछ दिनों में अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने को बोलेगा, फिर अपनी दुनिया में रम हो जाएगा। यही तो दुनिया की रीति है। हाँ, वह तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो मेरे जीवन का ध्येय था कि बेटे को कामयाब बनाऊं, वह तो तुम्हारी मदद से पूरा कर ही लिया। मानसी, कभी अपनी खुशी के बारे में भी तो सोचा करो। तुम मेरे दोस्त हो तो जो हर समय मेरी खुशी के बारे में ही सोचते रहते हो। अभी देखो, बकुल गया इसलिए मन उदास हो रहा था तो मुझे सहारा देने के लिए आ गए। हाँ, दोस्ती की है तो जिंदगी भर निभाऊंगा कहकर वह जोर से हंस पड़ा। नीरज की हंसी उन्हें बहुत मोहक लगती थी। वह भी हंस पड़ी थी। फिर पकड़ो मेरा हाथ कहते हुए उसने अपनी हथेली उनकी तरफ बढ़ा दी। मानसी ने झिझकते हुए उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी थी। पुरुष के स्पर्श से उसका सर्वांग कपकपा उठा और वह उठकर खड़ी हो गई थी। मानसी, चलो आज हम दोनों लंच के लिए कहीं बाहर चलते हैं। अभी 10 बजे हैं, मैं 1 बजे तक आऊँगा। क्यों बैठे क्यों जा रहे हो? अरे यार, समझा करो, अभी नहाया भी नहीं हूँ। फिर आपके साथ लंच पर जाना है तो ज़रा ढंग से कपड़े वगैरह पहन कर आऊँगा। अभी तो बस बाइक उठाई और आ गया था। नीरज चले गए थे। रूपा गाने की शौकीन थी। उसके मोबाइल पर गाना बज रहा था, महलों का राजा मिला की रानी बेटी राज करे। इस गीत के शब्दों ने उन्हें
उनके अतीत में पहुंचा दिया और उनके अतीत के एक एक के पन्ने खुलते चले गए। कितने सुनहरे सपनों को अपने मन में सजोकर वह अपने घर की देहरी से बाहर निकली थी। 19 वर्ष की मानसी करोड़पति पिता की लाडली थी। उन्होंने बीए में एडमिशन लिया ही था कि पिता मनोहर लाल ने उनकी शादी तय कर दी थी। पैसे को मुट्ठी में पकड़ने वाले पापा ने बेटी की खुशियों के लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया था। वह भी राजकुमार से स्वप्निल के सपनों में खो गई थी। जब हाथी पर सवार होकर स्वप्निल दूल्हे के रूप में आए तो बाके से सलोने युवक की तिरछी सी मुस्कान पर वह मर मिठी थी। बड़ी हिम्मत वाली है मानसी। जीजू तो बिल्कुल फिल्मी हीरो है। जब उसकी सहेलियों ने बोला तो वह शर्मा उठी थी। तभी शीला मौसी आ गई और कहने लगी थी, कुंवर जी को नज़र मत लगा देना छोरियों। जीजा जी ने दामाद तो हीरा जैसा ढूंढा है। राज करेगी मेरी मानसी। सिर से पैर तक जेवरों से लदी हुई, भारी लहंगों में सजी धजी जब उन्होंने ससुराल में कदम रखा था तो वहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। सास मालती जी और नंदों ने मिलकर उनके सपने साकार कर दिए थे। उन लोगों का लाड़ प्यार पाकर वह अभिभूत हो उठी थी। स्वप्निल की बाहों में उन्हें जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई थी। कश्मीर में गुल गर्व और पहलगांव की वादियों में बर्फ के गोले से खेलती हुई वहाँ के सौंदर्य में खो गई थी। स्वप्निल को घूमने का शौक था। कभी मुंबई की जुहू चौपाटी तो कभी महाबलीपुरम का बीच। कितने गुमसुमा दिन और रातें थी। फिर जब उनकी ज़िंदगी में जुड़वा गोलू मोलू आ गए तो उन्हीं जिम्मेदारियां बढ़ गई और स्वप्निल भी पापा के साथ बिजनेस में बिजी हो गए थे। गोलू मोलू 3 साल के थे तब एक दिन स्वप्निल घबराए हुए आए और बोले, मानसी अपना बैग पैक कर लेना, सुबह हम लोगों को आगरा पहुंचना है। वन्या की हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी हालत खराब है। स्वप्निल प्लीज़ सुबह चलिएगा। रात में यदि ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया तो फालतू बात मत करो। रात में 11-12 बजे निकलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे। रात में रोड खाली मिलती है। वह सहम कर चुप हो गई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े बच्चों के रखे और अपने और स्वप्निल के रखे और निकल पड़ी थी। स्वप्निल की आंखें थकान के मारे नींद से बोझिल हो रही थी। वह बार बार आंखों पर पानी डाल रहे थे। नियति को दोष देकर हम सब अपने को दोष मुक्त कर लेते हैं, पर दुर्घटना के लिए दोषी तो हम भी होते ही हैं। जीवन में सुख और दुख उसी तरह से सुनिश्चित और संभव है जैसे दिन और रात। खुशियों के झूले में झूलने वाली मानसी नहीं जानती थी कि भावित्व उन्हें जीवन के दुखद क्षणों की ओर खींचकर ले जा रहा है। गाड़ी में बैठते ही दोनों बच्चे और वह गहरी नींद में सो गए थे। वह भी बैठते ही सो गई। शायद थके हुए स्वप्निल को भी नींद आ गई थी। कुछ ही देर में जोर का धमाका हुआ और उन्हें लगा कि कोई पिछला शीशा उनके ऊपर उंडेल रहा है। फिर कुछ पलों में ही वह मूर्छित हो गई थी। अफरा तफरी का माहौल। रात का गहरे अंधेरे में एक
ट्रक ने जोर की टक्कर मार दी थी। सारे सपने तहस नहस हो गए। उसकी स्वप्निल उन्हें अकेला छोड़ गए। गोलू भी उनके साथ विदा हो गया था। गोलू को खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन उनका एक हाथ और एक पैर बुरी तरह से कुचल गया था। इसलिए वह 2 महीने तक जीवन ज्योति नर्सिंग होम में एडमिट रही। पापा जी आया करते और ज़रूरी कागज़ों पर साइन करवाते। ना ही वह कहते कि कागज़ पढ़ लो और ना ही वह कोई रुचि दिखाती। अब तो यही लोग उनके जीवन दाता थे। कभी ईशा दी, कभी मम्मी जी गोलू को लेकर आया करती, लेकिन वह उन्हें बेड पर लेटे देखकर मम्मी जी की गोद में छिप जाता। उनकी आँखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती। उनके दिमाग में काम करना ही बंद कर दिया था। गोलू का नाम स्वप्निल ने बकुल रखा था, इसलिए अब सब लोग उसे बकुल ही पुकारा करते थे। उनके मम्मी पापा उन्हें अपने साथ आगरा ले जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पापा जी का कहना था कि जब तक ऑफिशियल काम पूरा ना हो तब तक यहीं रहो। बार बार कौन जाएगा साइन करवाने। उनकी अपनी माँ दिन रात उनके साथ बनी रहती और पापा डॉक्टरों से संपर्क में रहते। उनकी कई बार प्लास्टिक सर्जरी भी होती रही। जब तक यह सब चलता रहा, मम्मी जी खूब प्यार से बोलती और उनका ध्यान रखा करती। 6 महीने के बाद उन्हें पापा अपने साथ आगरा ले आए। यहाँ पर सब उनकी किस्मत को कोसते। माँ के घर में तो बिल्कुल भी चैन नहीं था। दादी, ताई, चाची, बुआ आदि का जमावड़ा और बस एक ही बात, हाय हाय 25 साल की छोरी कैसे काटेगी पूरी ज़िंदगी। और फिर ज़बरदस्ती रोने का नाटक करते हुए बातों में मशगूल हो जाना। पिछले जन्म के पापा हैं, वह तो भुगतते ही पड़ेंगे। ताई बोली, मानसी तुम एकादशी का व्रत किया करो, मेरे साथ कल से मंदिर दर्शन करने चला करो। वहाँ गुरुजी बहुत बढ़िया सत्संग करवाते हैं। मम्मी पापा को यह विश्वास था कि पूजा पाठ से कष्ट दूर हो जाएंगे। ये क्या, तुमने लाल चूड़ियाँ पहन ली? बुआ ने घर में हंगामा मचाकर रख दिया था। मम्मी उनके सामने जुबान नहीं हिला सकती थी। मम्मी अभी तक सो रही हो, उठो, आज अमावस्या है। स्वप्निल की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोजन और हवन है। ताई ने उसे जताते हुए जोर से बोला। वह उठी और भुनभुना कर बोली, स्वप्निल ने तो मुझे जिंदा ही मरण लुप्त कर दिया है। ऐसी जिंदगी से तो उसी दिन मर जाती तो यह सब न देखना पड़ता। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उनकी बड़बड़ाहट को बुआ ने सुन लिया था। वाह रे छोरी, मरे आदमी को कोस रही है। जाने कौन से पाप किए थे जो भरी जवानी में विधवा हो गई। अब तो चेत जाओ, कम से कम अगला जन्म तो सुधार लो। वह अपने को अनाथ सा महसूस कर रही थी। तभी पापा आ गए और ज़ोर से बोले, मेरी लाडो को मत परेशान किया करो। वह पापा से लिपटकर सिसक पड़ी थी। अगले दिन सुबह विमला नहीं आई थी। बकुल भूखा था। वह किचन में बगैर नहाए चली गई थी। मम्मी आ गई और उन्हें किचन में देखते ही चिल्लाकर बोली, मानसी तुम्हें ज़रा सा सब्र नहीं था? मैं नहाकर आ तो रही थी। बकुल इतनी ज़ोर से रो रहा था
आज पूर्णिमा है, तुमने बगैर नहाए सब छू लिया, अब फिर से किचन धोना पड़ेगा। माँ, कब तक इन कर्मकांड भरे ढकोसलों में पड़ी रहोगी? आपने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाकर सिसक पड़ी थी। यहाँ से अच्छा तो मेरे ससुराल वाले मुझे रखते हैं, आगरा वाले मुझे रखते हैं। आगरा रहते हुए 6 महीने हो चुके थे। मालती मम्मी जी का फ़ोन लगभग रोज़ आ जाता और वह बकुल को याद करती रहती। उन्होंने नाराज़ होकर लखनऊ जाने का निश्चय कर लिया था। शायद मम्मी जी उनसे परेशान हो चुकी थी। उन्होंने बकुल से फ़ोन पर कहला दिया, दादी मुझे आना है। अगली सुबह मम्मी जी ने गाड़ी भेज दी और वह लखनऊ पहुंच गई थी। इस बीच पापा जी ने ईशा दी को अपने घर बुला लिया था। वह लोग सब अब यही रहने वाले थे। यह बात तो उन्हें बहुत बाद में पता चली थी। उनका जीवन तो बोझ बन चुका था, क्योंकि मम्मी जी का झुकाव बेटियों की तरफ ज़्यादा हो गया था। वह अब एक फालतू चीज़ बनकर रह गई थी, जिसकी कहीं कोई उपयोगिता नहीं थी। उनके पापा और ससुर जी के बीच जेवर, इंश्योरेंस के पैसे, बैंक लॉकर के जेवर और एफडी आदि के लिए मन मुटाव शुरू हो गया था। पापा का कहना था कि उनकी बेटी के नाम सब होना चाहिए। अक्सर मीटिंग होती, दोनों तरफ के कुछ लोग बैठते, बहसा बहसी होती, लेकिन कुछ तय नहीं हो पाता, क्योंकि पापा जी कुछ भी देना ही नहीं चाहते थे। लॉकर के गहने और इंश्योरेंस के रुपये, उनका स्त्री धन और कुछ प्रॉपर्टी, कुछ भी उनके नाम काने को तैयार नहीं हो रहे थे। 2 साल तक वह कभी ससुराल तो कभी मायके अपने दिन गुजारती रही थी। वन्या दी, ईशा दी और मम्मी जी का एक ग्रुप बन गया था। वह उन्हें अपनी बातों में कम शामिल करती, खूब शॉपिंग पर जाती, लेकिन अपना सामान बहुत कम ही उन्हें दिखाया करती। वह अपने कमरे में टीवी और मोबाइल से सिर फोड़ती रहती। ईशा दी की बेटी लवी और बकुल में दिन भर लड़ाई झगड़ा तो रोज़ की बात थी। लवी बड़ी थी, वह चुपचाप उसके चुटकी काट लिया करती। कभी बतुल रोते हुए उनके पास आता, लवी ने मेरा खिलौना छीन लिया। दिन भर यही सब चलता रहता। वह लवी को कुछ नहीं कह सकती थी। बकुल ही दिन भर डांट खाता। कभी वह उन्हें नन्हे से बकुल को थप्पड़ लगा कर रो पड़ती थी। मम्मी जी उसको अपनी गोद में बिठाकर प्यार से करती, लेकिन लवी को कुछ न कहती। एक दिन दोनों बच्चे लड़ रहे थे तो बकुल ने उली को धक्का दे दिया। वह गिर गई और होठ में दांत चुभ गया था। दी ने आओ देखा न ताव बतुल के गाल पर जोर का थप्पड़ लगा दिया और जोर जोर से चीखने लगी तो वह सह नहीं सकी थी। वह गुस्से में बोली, दी आपने नन्हे से बतुल को इतनी जोर से मारा कि देखिए उसके गालों पर आपकी सारी अंगुलियां छप गई है। ये नहीं दिखता कि बकुल ने लवी को कितनी जोर से धक्का दिया है। कभी अपने बेटों को भी समझाया करो। अब तुम बहुत बोलने लगी हो। भैया तो है नहीं जो तुम्हें कंट्रोल करे। अब तो बिना लगाम की घोड़ी बन गई हो। वह बहुत देर तक बक बक करती रही थी। मम्मी जी मूक दर्शन बनी सब सुनती रही थी।
वह घंटों तक अपने कमरे में सिसकती रही थी। मासूम बतूल उनके आंसू पोंछता था। वल्या दी भी आती रहती, ईशा दी तो रहती ही थी। घर कभी खाली न रहता। वह बहू का फर्ज निभाते निभाते दुखी हो जाती थी। इसके बावजूद रोज की चीख चीख, खाना कैसा बना है, सलाद नहीं काटा, सब्जी बेकार है, दाल पतली है, मानसी तुम क्या करती रहती हो, रसोइयों से ढंग से खाना भी नहीं बनवा सकती, जब खाने बैठे तो इतना बेकार खाना। कहते हुए पापा जी डाइनिंग टेबल से उठ गए थे। फिर तो हंगामा होना स्वाभाविक ही था। ईशा दी के पति विनय जी उनके कमरे में आकर उन्हें ज्ञान देने लगे। भाभी आप अकेली हो, भैया तो है नहीं, छोटा सा बच्चा भी साथ में है, इसलिए आप चुप रहा करिए और घर के कामों पर अपना ध्यान दिया करिए। अब तो जब तक जीजू मौका देखकर उनसे बात करते और उनके नज़दीक भी आने की कोशिश करने लगे थे, अब वह उनके सामने जाने से कतराया करती थी। वह उनकी ललचाई निगाहों से झुलस कर रह जाया करती थी। एक दिन तो हद हो गई जब अकेला पाते ही उन्हें अपने आगोश में जकड़ लिया था। उन्होंने गुस्से में आओ देखा ना ताओ एक झन्नाटेदार थप्पड़ उनके गाल पर रख दिया था। लेकिन सच तो यह है कि समर्थ को नहीं दोष गुस्साई। वह चीख चीख कर कहने लगी कि यह तो उन्हें कब से परेशान कर रही थी, आज मौका लगते ही मेरे गले ही पड़ गई है। इसे धक्का न देता तो ये जाने क्या करती। सब लोग सब कुछ जान समझ रहे थे, लेकिन वहाँ पर उसकी तरफ से बोलने वाला तो कोई था ही नहीं, क्योंकि उसका पति तो उन्हें मझधार में छोड़कर जा चुका था। उनका जीवन तो बिना नाविल की नाव की तरह हो गया था, जो भंवर में डूब उतरा रही थी। काश पापा ने उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया होता तो वह इस तरह से मायके और ससुराल की ठोकरें न खाती। अपनी बेबसी पर वह रो पड़ी थी। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहेंगी। उन्होंने पापा को फ़ोन कर दिया था। वह सुबह आ गए। फिर तो जोर का झगड़ा शुरू हो गया। बकुल के लिए खींचातानी। बकुल स्वप्निल की निशानी है, इसलिए वह यहाँ पर उन लोगों के साथ ही रहेगा। 5 साल का अबोध बकुल भला क्या निर्णय लेता। पापा 6 से 8 लोगों को लेकर आए और लंबी मैराथन बैठक होती रही, जिसके भविष्य का फैसला होना था। उनकी इच्छा अनिच्छा से किसी को कोई मतलब नहीं था। वह सब आपस में बुरी तरह से उलझे हुए थे। जोर जोर से कहा सुनी हो रही थी। पापा का कहना था कि उन्होंने मानसी को 1 किलो सोने के जेवर दिए थे। वह तो उसका स्त्री धन है, आपको देना पड़ेगा। शादी में 4 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, उसकी भरपाई कैसे होगी। अखिल पापा जी कह रहे थे, यहाँ पर हम लोग उसे बेटी को तरह रख रहे हैं और इसे कोई बिजनेस करवा देंगे। आखिर में वह मेरे वारिस की माँ है, इसलिए इन लोगों को यहीं रहना होगा। जैसे पहले रहती थी वैसे रहे। जैसे मेरी ईशा वैसे यह मेरी ही तीसरी बेटी है। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि गाली गलौच और हाथापाई की स्थिति बन गई थी और मेरे पापा घमंड में बोले, अखिल कमीने, तेरा पाला मुझ जैसे रईस से पड़ा है, तेरे मुंह पर मैं मारता हूँ।
सारा पैसा। सुना तू पहले भी भिखमंगा था, शादी के नाम पर कहता रहा मुझे गाड़ी दो, सोना दो, कैश दो। नीचे कहीं का। पापा को अपने पैसे का गुरूर था और उनका अपना बचपना। बकुल को पापा ने अपनी गोद में उठाया और उनकी अंगुली पकड़कर बाहर गाड़ी में बैठकर आगरा आ गई। फिर वही रोज़ का सिलसिला शुरू हो गया। आगरा रहते भी 2 साल बीत गए थे। पापा ने एक साधारण परिवार के लड़के को पैसे का लालच देकर उनके साथ शादी करने को राज़ी कर लिया था। उसका नाम पीयूष था। वह भरतपुर में रहता था। वह इंश्योरेंस का काम करता था। इसी सिलसिले में वह पापा के पास आया करता और अपने को बैंक में कैरियर हूँ ऐसा बताया करता। बकुल के लिए कभी चॉकलेट तो कभी गेम वगैरह देकर जाता। फिर धीरे धीरे उनके साथ भी मिलना जुलना होने लगा। वह उनको भी कभी लंच पर ले जाते, भविष्य को लेकर बातें करता। प्यार भरी बातें फ़ोन पर भी होती। उसकी आकर्षक पर्सनैलिटी की वह दीवानी होती जा रही थी। उसके प्यार में वह अंधी हो चुकी थी। पीयूष ने कहा कि उनकी माँ बेड पर है, इसलिए वह चाहती है कि जल्दी से शादी कर लो तो वह बहू को देख ले और उन्हें तो साथ में पोता भी मिल रहा है। पीयूष और बकुल के बीच जो ट्यूनिंग थी उससे वह आश्वस्त हो गई थी कि बकुल को पापा और उनके जीवन में फिर से खुशियाँ दस्तक दे देगी और उनके जीवन का अधूरापन भी समाप्त हो जाएगा। वह सादे ढंग से मंदिर शादी करना चाहती थी, परंतु पीयूष की माँ अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखने का सपना पूरा करना चाहती थी। फिर से वही धूमधाम हुई और वह पीयूष की दुल्हनिया बनकर उसके घर पहुंच गई थी। कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन वह समझ गई थी कि वह ठगी जा चुकी है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि पापा ने उसे 20 लाख रुपए का लालच दिया था, इसलिए उसने शादी की थी। कुछ दिनों के बाद ही पीयूष दारू के नशे में रात में देर से आने लगे थे। नशे में बोलते तू तो झूठा मुझे छूने में घिन आती है। रोज रात को बकना झकना गाड़ी गलौज सुनकर उसके हाथ के तोते उड़ गए थे। सुबह उठकर झाड़ू बर्तन नाश्ता खाना बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। सब कुछ करने के बाद भी पीयूष की माँ चिल्लाती, अपन अपशगुनी एक को तो खा गई, क्या मेरे लाल को भी खाएगी क्या? पीयूष अपने साथ उनको माँ के घर लेकर जाता और थोड़ी देर में लौट आता। पापा से कहकर उन्होंने एक नौकरानी बुलवाई तो पीयूष के आत्मसम्मान को चोट पहुँची और वह नाराज़ हो उठे, क्योंकि उनके मन में चोर था कि यहाँ की सब बातें नौकरानी के द्वारा मानसी के माता पिता तक पहुँच जाएगी। इसीलिए पीयूष ने उसे तुरंत भगा दिया था। पीयूष की माँ पैरालाइजर थी। उनको नहलाना गंदगी साफ करना जैसा काम उनके लिए बहुत कष्टदायी था, परंतु 1 साल तक उस नर्स ने गुजर करने की कोशिश करती रही थी। पीयूष ने झूठ बोला था, वह बैंक में नौकरी नहीं करता था। उसने पापा से दौलत ऐंठने के लिए शादी का ड्रामा रचा था। नन्हा बकुल पीयूष को देखते ही सहम जाता था। एक दिन वह बकुल को पढ़ा रही थी कि नशे में झूमता हुआ वह आ गया और बकुल को गाली देकर उसकी किताब
उठाकर हवा में उछाल दी और उसे जोर से धक्का देते हुए गालियों की बौछार कर दी। वह तेजी उठी और पीयूष के सामने खड़ी होकर बोली, खबरदार, यदि मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की या उस पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह जाने किस नशे में डूबा हुआ था। उसने उन्हें भी जोर का धक्का दे दिया। मुझसे मुंहजोरी करेगी, तेरी तो ऐसी दशा करूँगा कि सब घमंड चूर हो जाएगा। उन्होंने दीवान का सहारा लेकर अपने को गिरने से बचा लिया, पर उस दिन पीयूष की बदतमीजी और गालियाँ उनके लिए सहना मुश्किल हो गया था। बकुल उनकी बाहों के घेरे में डरे सहमे कपोत की तरह घंटों तक सिसकता रहा था। वह भी कमरा बंद करके आंसू बहाती रही। सुबह हमेशा की तरह पीयूष उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगता रहा था, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया था इस नर्क भरी जिंदगी से मुक्त होने का। अगले दिन मुंह अंधेरे बकुल का सामान एक बैग में रखकर वह भरतपुर से आगरा आने वाली बस में बैठ गई थी। उस दिन एक नई मानसी ने जन्म लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं लिया करेगी। वह क्रोध में धधकती हुई अपने घर पहुंची और अपने पापा पर बरस पड़ी। पापा, आपने अपने पैसे के घमंड में मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया है। एक लालची को आपने 20 लाख रुपए की गड्डी दिखाई और मेरे जीवन का सौदा कर दिया। अब किसी दूसरे ने आपसे ज़्यादा मोटी नोटों की गड्डी उनके मुंह पर मार दी और बस वह उनके सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। पापा, आपने ना ही पीयूष के बारे में कुछ ठीक से पता लगाया और ना ही ढंग से उसका घर देखा भाला। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस गए। उसने दूसरे के घर को अपना घर बताया। बस आपने झटपट अपनी बेटी उसे सौंप दी। आपने अपने पैसे के बलबूते बेटी को उसके हवाले करके उसकी ज़िंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया। बस बहुत हुआ, अब आगे कोई तमाशा नहीं होगा। मैं तो पीयूष के बच्चे को जेल की हवा खिलाऊंगा। देखती जाओ, कमीना कहीं का। पापा, भैया की शादी होने वाली है, इसलिए मैं कमला नगर वाले फ्लैट में अकेली रहा करूंगी। उनकी बात सुनकर मम्मी पापा कसम खाए थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह बोले। उनकी सहायता के लिए सेविका लक्ष्मी भी आ गई थी। बकुल 5 में आ गया था। उसको पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था, परंतु अभी तो नियति को उसकी किस्मत के बहुत सारे पन्ने लिखने बाकी थे। उन्होंने एक बुटीक खोल लिया और उसमें मन लगाने लगी थी। बुटीक चल नहीं पा रहा था। कभी कोई शिकायत लेकर आ रहा तो कभी किसी का समय पर नहीं बन पाया। इन्हीं उलझनों में वह परेशान रहती। उनका बुटीक से भी मन उचटता जा रहा था। मालती मम्मी जी का मायका आगरा ही था। वह अक्सर अपनी माँ से मिलने के लिए आती रहती थी और उनके जीवन के हर उतार चढ़ाव की जानकारी रखती थी, क्योंकि वह अपने मायके में पहले भी महीनों रहा करती थी। वह पहले कई बार उन्हें फ़ोन किया करती, लेकिन वह कभी फ़ोन नहीं उठाया करती और न ही कभी मिलने गई।
जबकि वह बार बार उनसे मिलने के लिए आग्रह करती रहती थी। एक दिन वह बकुल के लिए ढेरों सामान लेकर वह उनके घर आ गई थी। बकुल उनसे लिपट गया और दादी, मैं आपके साथ चलूं, कहने लगा था। दादी पोते का मिलन देख उनकी आंखें भी भर आई। वह महसूस कर रही थी कि उनकी वजह से बच्चे का मासूम बचपन छिन गया है। उसके मन में अपनी दादी, बाबा और बुआ लोगों के प्रति प्यार था। कहीं कोने में एक फास्ट सा कॉर्नर था जितनी देर दादी रहती बतुल बहुत खुश रहता। वह अपने साथ उसको ले जाती, कभी आइसक्रीम पार्लर तो कभी डिनर या लंच। धीरे धीरे उन्होंने उनके साथ भी नज़दीकियाँ बढ़ा ली। यहाँ अकेले रहती हो, वहाँ इसके बाबा तो तुम लोगों को देखने के लिए तरस रहे हैं। आदि आदि वहाँ अपना बुटीक चल ही रहा है, उसी में काम बढ़ा लेना। अनिश्चित सी धारा में जीवन बहे जा रहा था। बकुल भी बड़ा हो रहा था। वह उच्छृंख और जिद्दी होता जा रहा था। उनके लिए उसे अकेला संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वह उन्हें ही दोषी मानता था। दादी का घर आपने क्यों छोड़ा? वह कहता कि किसी दिन बाबा के पास अकेले ही चला जाएगा। वह स्कूल नहीं जाना चाहता था, ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहता, बस मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलने में मशगूल रहता। वह तरह तरह से समझाया करती, यहाँ तक कि वह साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गई थी। लॉकडाउन के दिनों में जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करके जंक फूड खा खा कर मोटा होता जा रहा था। मम्मी कभी किसी गुरु की ताबीज लाकर पहनाती तो कभी उनकी भभूत या जल उच्छल बतुल उन्हीं के सामने उठाकर फेंक देता। उन्हें भी इन चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं था। पापा का पैसे का दिखावा बंद ही नहीं होता था। आज यह गुरुजी आ रहे हैं तो कल अखंड रामायण हो रही है। बेटी तुम इस मंत्र का जाप करते हुए 11 माला किया करो। बिटिया तुम्हारा मंगल भारी है, इसीलिए वैवाहिक जीवन में संकट आ जाता है। मंगल का व्रत किया करो। बाबूजी मैं ऐसी पूजा करूँगा कि बिटिया के जीवन में खुशियाँ लौट आएगी। वह क्रोध में धड़क पड़ी थी। पापा आप मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दें। यदि ये गुरुजी मेरे जीवन में खुशियों की गारंटी लेते हैं तो ये अपना जीवन क्यों नहीं सुधार लेते? पाखंडी ढंग कहीं के, बस लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठना यही धंधा है। पापा भी उस दिन उससे नाराज हो गए थे। ये जन्म तो बिगड़ ही रखा है, अगला भी बिगाड़ रही है, जो मन आए वह करो कहकर चले गए थे। वह तो हर समय उनकी किस्मत को ही कोसते रहते। इतना पैसा तुम्हारे ऊपर बर्बाद किया, लेकिन नतीजा सिफर का सिफर रहा। पिछले जन्म का बुरा कर्म है तो वह तो भुगतना ही पड़ेगा, कहते हुए गुस्से में चले गए थे। माँ पापा से उन्हें चिढ़ हो गई थी। पापा की जल्दबाजी में ही उनका जीवन बर्बाद हुआ था। यदि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होती तो भला उनके साथ यह सब होता। स्वप्निल को दुनिया से विदा हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके थे। पापा जी ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया था, जिसका उद्घाटन वह बकुल और उनके हाथों से करवाना चाहते थे। इसलिए पापा जी खुद उन्हें बुलाने के लिए आए थे। बकुल को
बकुल तो उनको देखते ही उनसे लिपट गया था और उनके साथ ही लखनऊ जाने के लिए मचल उठा और वहां चलने की जिद करता हुआ खाना पीना छोड़कर बैठ गया था। वह बकुल की बढ़ती लड़ता, उसका मोटापा, उसकी बदतमीजी के कारण परेशान हो चुकी थी। मम्मी पापा उनको लखनऊ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, परंतु जब वन्यादी गाड़ी लेकर खुद आई तो वह उनको देखकर वह भावुक हो गई और उनके साथ लखनऊ पहुंच गई थी। वहां सबका लाड प्यार पाकर उन्हें खुशी महसूस हुई थी। एक बार उन्होंने स्त्री धन और बकुल की परवरिश और खर्च की बात उठाई तो पापा जी ने उनके सामने सारे कागजात, चाहे एक्सीडेंट के क्लेम, एफडी, प्रॉपर्टी, लॉकर में उनके गहने सुरक्षित रखे हुए थे। जब उन्होंने महीने के खर्च की बात करी तो फिर से माहौल गर्म हो गया, लेकिन इस बार मम्मी जी ने बीच बचाव करके ये कह दिया कि यदि यहाँ नहीं रहना चाहती तो गोमती नगर वाले फ्लैट में रह सकती हो। तुम मेरी बेटी हो, मेरी आंखों के सामने रहोगी और बकुल भी यहाँ रहेगा तो हम लोगों को खुशी होगी। पापा जी भावुक होकर बोले, स्वप्निल तो हम लोगों को छोड़ गया, अब उसकी निशानी हम लोगों से मत दूर करो। जितना कुछ है सब बकुल के बालिग होने पर मिलने वाला था, तब तक वह बकुल की कस्टोडियन बनी रहेगी। मम्मी जी का बुटीक था, वह उन्हें सौंपने को तैयार थी। एक तरह से सब उनके मनमाफिक बात हो रही थी। सबसे खास बात तो यह थी कि बकुल उन लोगों के बीच में बहुत खुश था और वहीं रहने की जिद कर रहा था। आप फैसला किया कि बकुल की खुशी के लिए वह यहाँ रुकने को तैयार है। सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। बकुल दादी बाबा के पास आकर बहुत ही खुश था। बकुल का एडमिशन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पापा ने करवा दिया था। घर के कामों के लिए मम्मी जी ने सुरेखा को भेज दिया था। सब कुछ उनके अनुकूल ही हो रहा था। बकुल के ट्यूशन के लिए पापा जी ने नीरज को भेज दिया था। लगभग 35-40 का नीरज गेरुआ रंग का सुदर्शन सा युवक था। वह सहमा सहमा सा रहता, लेकिन पहली नज़र में ही उन्हें वह अपना सा लगा। वह बकुल को पढ़ाने के साथ साथ इतना लाड दुलार करते कि वह उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता और उनका कहना मानता। उसके स्वभाव में जल्दी ही परिवर्तन दिखने लगा था। वह अपने सर का इंतज़ार करता और उनका दिया हुआ होमवर्क पूरा करके रखता। धीरे धीरे नीरज उनसे भी खुलने लगे थे। उनकी पत्नी भी अपने बेटे को लेकर उन्हें छोड़कर अपने आशिक के साथ चली गई थी। इसीलिए बकुल में उन्हें अपना बेटा सा नजर आता था। वह स्वयं भी अपनी परित्यक्ता माँ के इकलौते चिराग थे। उसने अपनी माँ के संघर्षों को, उनके अकेलेपन को, उनकी मुसीबतों को बहुत नज़दीक से देखा और महसूस किया था और अब किसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट होकर एक कॉलेज में लेक्चरर बन गया था, जहां 12,000 देकर 40,000 पर साइन करवाते थे। अखिल अंकल उनके पापा के पुराने दोस्त थे और उन पर उनके बहुत एहसान भी थे। उन्हें पैसे की ज़रूरत भी थी, बस वह इस ट्यूशन के लिए तैयार हो गए थे।
बकुल को देखे उन्हें अपने बचपन की दूरियां और अकेलापन याद आने लगा था। इसीलिए उन्हें अपना खाली समय उसके साथ बिताना अच्छा लगता था। वह छुट्टी वाले दिन बकुल को लेकर कभी अम्बेडकर पार्क तो कभी जू तो कभी इमामबाड़ा लेकर जाते और दोनों साथ में मस्ती करके खुश होते। शायद बकुल को नीरज के अंदर अपने पापा की प्रतिमूर्ति दिखने लगी थी। बकुल के सुधरने की वजह से वह उनकी बहुत एहसानमंद थी। कभी नीरज अपनी दुख की कहानी सुनाता तो कभी वह अपने जीवन की कथा सुनाती। बस दोनों को एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगता। वह मन ही मन उसे प्यार करने लगी थी। नीरज के लिए नाश्ता बनाती, उनके आने से पहले वह तैयार हो जाती और उनका इंतजार करती। जब नीरज के चेहरे पर मुस्कुराहट आती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब वह उनकी बनाई चाय या खाने की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती। इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के लिए तो वह कब से तरस रही थी। जब वह शर्मा कर कनखियों से उसकी ओर देखता, उनका सर्वांग मुस्कुरा उठता था। चाहे उनकी हो या बकुल की हर इच्छा यह किसी भी काम को पूरा करने के लिए वह हर समय तैयार रहता। उनका बुटीक भी अच्छा चल रहा था। बकुल को हाई स्कूल में 98% मार्क मिले थे। उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मम्मी जी पापा जी उनकी और राज की नज़दीकियों से नाराज हो गए थे, लेकिन अब उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। बकुल अपने दोस्तों और कोचिंग में बिजी हो गया था, परंतु नीरज के साथ वह अपनी सारी बातें शेयर करता। वह और नीरज शाम को घूमने के लिए जाया करते। कभी गोमती के किनारे बैठकर बातें करते। वह डिनर के लिए जाते, आइसक्रीम पार्लर जाया करते। नीरज को पहली नज़र में देखते ही उन्हें एहसास हुआ था कि हाँ, यही प्यार है। प्यार में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होता, बस बिना किसी चाहत के किसी को दिलो जान से चाहो। शायद इसे ही प्यार में डूब जाना कहते हैं। राज ने हर कदम पर उसका साथ दिया था। यद्यपि कि दोनों के बीच के रिश्तों को कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन इस अनाम रिश्ते ने उनके जीवन में पूर्णतः ला दी थी। घंटी की आवाज से उसकी दंतरा टूटी थी। नीरज तैयार होकर आए तो वह अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकी थी और लवली की भांति उनकी बाहों में झूल गई।